गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलो बेटा, अभी तक अपन ने केमिकल रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था बेटा। और केमिकल रिएक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, बोले तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये भी पढ़ लिया था अपन ने। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे कैसे लिखी जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो पढ़ लिए थे अपन ने। और इसके अलावा केमिकल रिएक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या क्या चीज़ नहीं बता पाती है अपने को, वो सारी चीज़ अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी है वो एक बार मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लो। ठीक है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, चेक कर लेना वहाँ जाके। आज बेटा अपन केवल एक ही चीज़ की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं आज अपन? हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस, है ना, बहुत दिनों से इसका इंतजार था आप लोगों को। हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। उससे पहले बेटा तुम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जब आप बनाओगे तो कुछ चीज़ें तो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कैल्शियम जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला बनाना जो है मैंने तुम लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 या 3 में जाके देखना। ठीक है, अब जब आप डालोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 02 लोकेंद्र कोचिंग क्लासेस तो आपको मेरा लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, तो वो कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हैं। आज अपन केवल और केवल किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? बैलेंसिंग के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इसके 2 मेथड होते हैं बेटा। एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड कि रखो और आंसर आएगा, रखो और आंसर आएगा। ठीक है, पहला। और दूसरा एक और मेथड होता है शॉर्ट ट्रिक मेथड, उसको बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अच्छा मेथड होता है वो। ठीक है, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन से अपन एग्जांपल से अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से अपने को बैलेंस करनी है। मान लो सपोज दैट मैंने क्या लिया बेटा? हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट किया जाता है? H2 से। और मैंने साथ में लिया ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन करवाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ पता है आप लोगों को कि जो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाया जाएगा तो आपको क्या मिलेगी बेटा? वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, H2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो पहले तो ये देखो कि रिएक्टेंट के अंदर, है ना, रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन से एटम यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर देखता हूँ तो रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2। भाई हाइड्रोजन के कितने एटम हैं रिएक्टेंट में? 2 हैं। और ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के भी कितने एटम मौजूद हैं? 2 हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं ढंग से देखता हूँ तो हाइड्रोजन तो 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितना है बेटा? ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है कि आपको किसी ऐसे कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। भाई जहाँ कमी है वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ कमी है वहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो किसी ऐसे कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है कि आपके एटम की संख्या क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसा क्यों होता है पहले तो ये समझ लो, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो या फिर जो केमिकल चेंजेज होते हैं ना बेटा, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना करते हैं। अब बात आती है सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा ये होता है, जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है कि जो मास है वो ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। मतलब रिएक्शन के बाद में आपके पास में जितना मास होगा, जितना एटॉमिक मास होगा, वही एटॉमिक मास रिएक्शन के बाद में होगा। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का एटॉमिक मास बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर एटॉमिक मास इन दोनों का बराबर कैसे हो, कब होगा? क्योंकि जब एटम बराबर होंगे इन दोनों के तो एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा। चीज़ को समझो, मैंने क्या बोला कि आपकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना बेटा, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, बोले तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये क्या होती हैं? बेस होती हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड मास नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो मास है, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास जो है वो कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि
पहले जो मास था, पहले जो एटॉमिक मास था, पहले जितने एटम थे ना भाई, उतने ही एटम कहाँ पे होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन बोलती है और उसी वजह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, समझ में आया भाई? मैंने ये बोला कि आपकी केमिकल रिएक्शन को या रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों किया जाता है, उसको संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि जो केमिकल चेंजेज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती है ना बेटा, वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होती हैं। बोले तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि जितने एटम आपके आपके पास में रिएक्शन से पहले हैं, उतने ही एटम आपके पास में रिएक्शन के बाद होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है। बोलो आई नहीं आई चीज समझ में? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि रिएक्टेंट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन सेम है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्या हो जाएगी बेटा? इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब बात आती है कि सर प्रॉब्लम क्रिएट है, इसको कैसे अपन रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करें? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि हम हमेशा इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे लगा दो या बीच में कहीं लगा दो या यहाँ लगा दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप मल्टीप्लाई हमेशा कोएफिशिएंट, एज अ कोएफिशिएंट आप उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे बेटा? कोएफिशिएंट। आप लोगों को पता है ना कोएफिशिएंट क्या होता है? जो आगे गुणांक मल्टीप्लाई किया जाता है, जो जैसे मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पे ऐसे बोला 2x, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। मतलब आप कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे ना, वो एज अ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करोगे? एज अ कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बेटा? इन प्रोडक्ट है ना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया? मैंने प्रोडक्ट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब H2 प्लस O2, और मैंने ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए। अब ढंग से देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे बात करता हूँ तो हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। लेकिन अब एक छोटा सा चेंज आ गया यहाँ पे। अगर अब बात करता हूँ मैं रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे अब रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन तो 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी आपके पास में कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 हैं। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की प्रोडक्ट के अंदर बात करूं तो प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 2। मतलब ऑक्सीजन तो क्या हो गया? अब ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन में कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 4 बन जाए? इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 4 बन जाए? तो हम क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास में एक नई इक्वेशन बन के आती है, 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा बेटा? 2H2O। तो यहाँ पे ढंग से देखो, अब जो आपके पास में न्यू इक्वेशन आई, उसके अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखो बेटा, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? कितने एटम है हाइड्रोजन के? टोटल 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। अगर मैं यहाँ पे आप बात करूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास में? 2। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हो बच्चा? बैलेंस कर सकते हो। दैट इज योर हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आया क्या समझ में? आया क्या ढंग से समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि कभी भी आपके जो एटॉमिक, जो आपके सब्सटेंस हैं, उनके फॉर्मूला में ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए। ऑल्टर मतलब उनके फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, उसका फॉर्मूला CaSO4 होता है, तो आप उसको Ca2SO4 नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है बेटा? ध्यान देने। ठीक है, चलो अपन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, मिटाने जा रहा हूं। किसको फॉलो करती है बेटा? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने एक और क्वेश्चन लिया। क्या क्वेश्चन लिया बेटा? मैंने क्वेश्चन में लिया कि हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी बेटा? क्लोरीन के साथ में। H2 की रिएक्शन में किसके साथ में करता हूँ? क्लोरीन के साथ में करवाता हूँ, बोले तो Cl2 के साथ करवाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को कि क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को अपन H से इंडिकेट नहीं करते हैं। H का मतलब है एटॉमिक हाइड्रोजन, बोले तो नेसेंट हाइड्रोजन होती है। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन की बात आती है तो आप उसको H2 से इंडिकेट करोगे, ये पता होनी चाहिए तुम लोगों को।
क्लोरीन को Cl2 से। वैसे तो देखो कभी भी वो आपसे बैलेंसिंग पूछेगा ना तो आपको वो पूरी रिएक्शन बना के देगा, ठीक है, उसके बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, इससे मेरे को मिला क्या बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिल गया, HCl मिल गया। क्या मिल गया बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। अब यहाँ पे ढंग से देखो, ठीक है, ये तो हो गई स्टेप नंबर फर्स्ट की स्केलेटल इक्वेशन अपन ने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, ढांचा बना लिया एक तरीके से। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है बेटा 2, यहाँ क्लोरीन की कितनी क्वांटिटी है 2। अगर मैं यहाँ देखूँ तो हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है 1 और क्लोरीन की कितनी क्वांटिटी है 1। अब बात आती है कि सब बैलेंस किसको करें, पहले क्लोरीन को करें या हाइड्रोजन को करें। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। उसके बाद में किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस किया जाता है। देन आपकी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपका ये प्रोसीजर रहना चाहिए कि सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी होनी चाहिए, मेटल की। उसके बाद में नॉन मेटल की बैलेंसिंग होनी चाहिए, देन ऑक्सीजन की, देन हाइड्रोजन की। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है आपके पास में, क्लोरीन, ठीक है भाई। ऑक्सीजन तो है ही नहीं तो उसको तो छोड़ दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो सबसे लास्ट में होती है, उससे पहले अपने मेटल और नॉन मेटल बाकी के जो एलिमेंट है उनकी हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लो सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बैलेंसिंग करूँ तो देखो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे क्लोरीन का कितना एटम है, 1 एटम है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्लोरीन को 2 बनाने के लिए मैं क्लोरीन को मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ नहीं रखूंगा या यहाँ नहीं रखूंगा, मैं कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे रख दिया 2 यहाँ पे रख दिया तो फॉर्मूले के अंदर ऑल्टरेशन आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। आप कभी भी जो भी चीज मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, वो कहाँ पे करोगे, आगे की तरफ करोगे, मतलब एज अ कोएफिशिएंट आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ढंग से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो चुके हैं 2। या जैसे ही मैंने आगे 2 लगाया ना बेटा, वैसे ही हाइड्रोजन भी तो ऑटोमेटिकली 2 हो चुके हैं। बोलो, हाइड्रोजन भी तो अपने आप 2 हो चुके हैं। तो अगर ढंग से देखो तो बेटा हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और क्लोरीन भी 2। यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 2 हैं और क्लोरीन कितने 2 हैं। इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। बोलो आया नहीं आया समझ में, है ना, बोलो आया नहीं आया समझ में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, सबसे पहले किसको किया जाता है बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के मेटल को और नॉन मेटल को पहले बैलेंस किया जाता है, उसके बाद में बाद बाकी को बैलेंस किया जाता है। बोलो आया नहीं आया समझ में। चलो इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, ठीक है बेटा। जो हाइड्रोजन है ना, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको मैंने सीधा सीधा लिख लिया, H2 + Cl2 मिलके क्या बना दिया बेटा आपके पास में HCl। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक क्या यूज में ली कि मैंने इसके आगे A लगा दिया, इसके आगे B लगा दिया और इसके आगे क्या लगा दिया बेटा, मैंने C लगा दिया। बोलो आया नहीं आया समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया बेटा, A लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ढंग से देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, दोनों को देखो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2a, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2a, ठीक है। शुड बी बैलेंस, वो बैलेंस होनी चाहिए किससे, इससे बैलेंस होनी चाहिए, मतलब 2a की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, C के बराबर। अरे यार ढंग से देखो ना, समझो इस चीज को कि यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर बात करूँ तो प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, C है। नहीं आया समझ में, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, C है ना। क्या इन दोनों के हाइड्रोजन आपस में बराबर होने चाहिए, भाई बराबर करने के लिए तो बैलेंस कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसका मतलब 2a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, C के बराबर हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बोलो आया नहीं आया समझ में। ऐसे ही दूसरी चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं दूसरी चीज देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आती है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन का जो 2b है ना, मतलब क्लोरीन के रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम है, 2b एटम है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कितने एटम है अपने पास में, C एटम है। बोलो आया नहीं आया समझ में। क्लोरीन के अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ तो 2b है और इसके अंदर कितने C हैं। इसका मतलब यहाँ से मेरे पास में ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ढंग से देखना, जब मैं ढंग से देखता हूं तो यहाँ पे देखो 2a की वैल्यू C के बराबर, 2b की वैल्यू भी C के बराबर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2a और 2b आपस में इक्वल होंगे। बोलो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 2a और 2b आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आ गई, a = b। बोलो आया नहीं आया समझ में। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू जो भी होगी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होगी। चाहे वो 1 1 हो, चाहे वो 2 2 हो, चाहे वो 3 3 हो, चाहे वो 4 4 हो, हमेशा क्या रहने वाली है, सेम आने वाली है। भाई ये तो आ गया ना 2a = 2b क्यों आया, आया ढंग से देखो ना, यहाँ पे 2a की वैल्यू C के इक्वल, 2b की वैल्यू भी C के इक्वल। तो क्या मैं C की जगह पे 2a लिख दूं यहाँ पे, तो कोई इश्यू हो रहा है, नहीं आया क्या समझ में। भाई पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 2, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1 फ्रॉम
2, मतलब 2 से निकाल के और फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही मैं रखता हूँ भाई, दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट सी इन इक्वेशन 1 में रखी, कहाँ से निकाल के, 2 से निकाल के, ठीक है। तो 2 इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू कितनी है, 2b है, तो 2b इक्वल टू, जब इसके अंदर रखता हूँ तो 2a इक्वल टू क्या आ जाता है मेरे पास में, 2b के बराबर आ जाता है। 2 से 2 खत्म हो गया, a की वैल्यू b के बराबर आ गई। बोलो आया नहीं आया समझ में? a की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा मेरे पास में, a की वैल्यू मेरे पास में आ गई b के बराबर। किसके बराबर आ गई, b के बराबर, है ना। अब ढंग से समझना, मान लो सपोज दैट मैंने बोला लेट a इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या बोल दी मैंने, 1 बोल दी। क्या बोला मैंने, लेट a इक्वल टू 1। तो अगर a की वैल्यू को 1 ले रहे हो तो b क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, c की वैल्यू 2 निकल के आएगी। तो यहाँ बेटा ढंग से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, b की वैल्यू भी क्या आई है, 1 आई है, और c की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है आपका, ठीक है। जब मान लो सपोज दैट आप लोगों को इस मेथड के थ्रू, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो आप शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, मिटाने जा रहा हूं बेटा, है ना। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ए और बी की वैल्यू जब आप पुट करोगे ना, मतलब कुछ भी मानोगे तो छोटी से छोटी वैल्यू मानने की कोशिश करनी है पहले। अगर उससे काम हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो आप उससे बड़ी वैल्यू मान लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। अब अच्छा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा, ठीक। मान लो सपोज दैट मेरे को कुछ बैलेंसिंग करनी है। HNO3 क्वेश्चन, HNO3 नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवानी है मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो मुझे क्या मिलता है बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। क्या क्या मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर, ये चीज मुझे मिलती है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या, बोलो बच्चा क्वेश्चन समझ में आया क्या। तो सबसे पहले हमने क्या कर दी, स्केलेटल इक्वेशन लिख ली और ऐसा कुछ बन गया अपने पास में। अब इसमें पहले ढंग से देखो किसमें क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करूं बेटा इसके अंदर, तो रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं ना। रिएक्टेंट के अंदर नाइट्रोजन कितना है भाई, एक ही है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की क्वांटिटी हो गई 1, ठीक है। कैल्शियम की बात करता हूं तो कैल्शियम देखो कितना है, देखो कैल्शियम यहाँ पे, कैल्शियम भी 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसका कोई ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है भाई, Ca के साथ में 1 ही तो दे रखा है, 1 हो गया, ठीक है। चलो अगर मैं हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की बात करता हूँ, मान लो ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन 3 तो यहाँ पर है, ठीक है। और देखो 1 × 2 टोटल 2 यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 3 + 2 बोले तो 5 हो गए यहाँ पे टोटल। कितने हो गए बेटा, टोटल कितने हो गए, ऑक्सीजन 5 हो गए। चलो आगे देखते हैं भाई, 5 ही है ना, 3 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे ना, 5 हो गए। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो देखो हाइड्रोजन में कितने, एक हाइड्रोजन तो ये रहा और 2 × 1 हाइड्रोजन ये रहे, मतलब 2 ये रहे, तो ये क्या हो गया 1 + 2, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 3 हो गए। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा, यहाँ पे देखता हूँ तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन की वैल्यू देखो टोटल 2 आ रही है ना, 1 × 2 टोटल कितने आ रही है, 2 आ रही है। कैल्शियम की बात करता हूँ, कैल्शियम कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो देखो 3 × 2 = 6 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो कितने हो गए टोटल, 7 हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ बच्चा, हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, केवल 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया। देखो कोई गलती तो नहीं है, ये अपने पास में स्केलर, मतलब स्टार्टिंग में जो ढांचा है ना उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये चीज तैयार की है कि नाइट्रोजन इतना है, कैल्शियम इतना है, ऑक्सीजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है। भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख के घबराना नहीं है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि सबसे लास्ट में अपन इन चीज को कैरी करेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम तो बैलेंस है भाई, मेटल तो बैलेंस है, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर बैलेंसिंग द नाइट्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन हम क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2। हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में नई इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी बेटा, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस मिलके क्या बनाएगा आपके पास में, कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर बोले तो H2O। देखो कई जगह आपको ये बोला जाएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, जो आपको सबसे कम चीज दिखे ना उसी को बैलेंस कर दिया करो आप, तो ठीक है।
चलो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब यहाँ पे ढंग से देखो, अब ये चीज चेंज हो चुकी है कंप्लीटली। क्या चीज चेंज हो चुकी है कि आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो चुकी है बेटा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन की क्वांटिटी देखूँ तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो चुकी है बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी हो चुकी है 2, है ना। कैल्शियम तो अभी भी 1 है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 3 2 जा 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 + 2 8 हो गए, ठीक है ना। ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, 6 + 2 8 हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं बेटा, 4 हो चुके हैं। ढंग से देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन यहाँ पे भी कितना है बेटा 2 है, कैल्शियम कितना है 1 है। देखो नाइट्रोजन और कैल्शियम तो अभी भी बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन की बात की जाए यहाँ पे तो 3 2 जा 6 6 + 1 7, तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ पे 7 है। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे आपके हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, बोलो आया नहीं आया समझ लो। हाइड्रोजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 2 हो गए। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या, बोलो बोलो बच्चा, यहाँ तक चीज समझ में आई क्या, आप देख लो इसको एक बार, कोई इशू है तो पूछो। आगे क्या बेटा समझ में, चलो आगे करें। अब देखो यहाँ पे ढंग से ये चीज तो मेरे समझ में आई बेटा कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, काय की वजह शादी है, एक मिनट बेटा, ठीक है ना। अब ढंग से देखो कि यहाँ पे सोडियम नाइट्रोजन कैल्शियम ये बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन में इशू आ रहा है कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, और हाइड्रोजन में इशू आ रहा है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऐसा करते हैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे × 2 कर देता हूँ। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और ये भी 4, ठीक है। तो चलो बैलेंस कर दिया मैंने, तो ये चीज क्या बन गई मेरे पास में 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस मिलकर बनाएगा आपका क्या, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। बोला है नहीं आया समझ में, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोला है नहीं आया समझ में, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ढंग से देखो, अब यहाँ पे दोबारा मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे देखो 2 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 4 हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 + 2 8, टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, और कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम कितने हैं 1 है। अब देखो यहाँ पे चेक करो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम की बात करूं या ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो 3 2 जा 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 + 2 8 हो गए। यहाँ पे कैल्शियम की बात करूं या नाइट्रोजन की पहले मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन कितना आएगा बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूं तो कैल्शियम कितना आ गया अपने पास में 1 आ गया। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा, मैंने क्या बोला, पहले आप लोग देखो कई बुकों में ये लिखा हुआ रहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कई जगह ये लिखा हुआ रहता है कि मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करो। और मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो छोटी से छोटी डिजिट में लेना उसको बैलेंस करने की कोशिश करो पहले, है ना। मतलब छोटी से छोटी डिजिट होनी चाहिए, और जब आप उसको बैलेंस कर रहे हो ना तो सामने वाले पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करता, मान लो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करता तो प्रॉब्लम हो जाती कि ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, कैसे बैलेंस करूंगा मैं, समझ में आ रहा है। फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने की सोची, तो हाइड्रोजन को जब मैंने देखा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। मैंने जैसे यहाँ पे 2 लगाया ना तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया यार, ऑक्सीजन अपने आप ही क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी वजह से इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है वैल्यू रखो आंसर आएगा, वैल्यू रखो आंसर आएगा। जैसे ग्राफिकल मेथड होता है ना, वैल्यू रखो आंसर आएगा, वो वाला मेथड ही इसके अंदर है। बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है कि किस तरीके से हिट करना है, किस तरीके से ट्रायल करना है। बोला है नहीं आया समझ में, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस और ले रहा हूं मैं। चलो उससे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, इसको अपन उस वाले दूसरे वाले मेथड से करने की कोशिश करते हैं ना। मिटाने जा रहा हूं, आंसर ध्यान है अपने को। HNO3 के साथ में 2 आया था और H2O के साथ में भी 2 आया था, ठीक है। ये अपने को आंसर ध्यान है। चलो अपन इसको ABCD से ट्राई करते हैं। HNO3 के साथ में A लगा दिया,
सी ए के साथ में बी लगा दिया, इसके साथ में सी लगा दिया एंड ओवर हियर डी लगा दिया। ठीक है, अब देखो पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो बेटा हाइड्रोजन में क्या होगा, देखो हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या है, ए है ना, यहाँ पे ए हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2b हाइड्रोजन है ना, तो a + 2b। देखो ना यार ढंग से, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, a है, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 2 × b। बोला है नहीं आया समझ में। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन देखता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है बेटा, 2 × d है ना, 2 × d, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। चलो आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन तो देखो बेटा यहाँ पे a है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी की बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है बेटा, 2c के बराबर है। देखो ना नाइट्रोजन ये रहा 2c है ना। अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है बेटा, कैल्शियम यहाँ पे b है, ठीक है, b के अलावा तो कुछ नहीं है ना। यहाँ पे कैल्शियम की बात की जाए तो कितनी है, c है, ठीक है। तो b = c, मतलब b और c की वैल्यू बराबर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है मेरे पास में। फिर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आ गया बेटा, 3a+, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2b, तो 3a + 2b इक्वल, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है बेटा 6 है ना, 3 × 6, 6c क्या हो गई अपने पास में 6c, ठीक है, प्लस d। बोलो कोई इशू है। तो टोटल ऐसे करके मेरे पास में कितनी इक्वेशन आ गई बेटा, मेरे पास में टोटल ऐसे करके मेरे पास में 4 इक्वेशन आ गई। ठीक है, कितनी इक्वेशन आ गई मेरे पास में, टोटल 4 इक्वेशन आ गई कि 3a + 2b = 6c + d। बोला आया नहीं आया समझ में, 6c + d। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेटा, किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं, किसी की भी वैल्यू मान लेता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू ये मान लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लो सपोज दैट 2b = 2d - a, 2d - a, ठीक है। 2c की जगह पे मैं a रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखो ये हो गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ पे a की, b की, c की, d की किसी की भी वैल्यू मान लूँ, वो वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं उन वैल्यू को पुट करूँ ना बेटा, तो उन वैल्यू को पुट करने के बाद में अपने पास में एक होल नंबर में वैल्यू आनी चाहिए। नहीं अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, हम तो ऐसा करते हैं, मान लो सपोज दैट अपन तो ऐसा कर लेते हैं कि b की वैल्यू अपन 1 मान लेते हैं। b की वैल्यू क्या मान लेते हैं बेटा 1। अब तुम बोलोगे सर b की वैल्यू को क्यों नहीं माना, a की वैल्यू को क्यों नहीं माना। भाई a की वैल्यू भी मान सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे b की वैल्यू को क्या मान रहा हूँ, 1 मान रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। a की वैल्यू भी मान के दिखा दूंगा। अगर बेटा b की वैल्यू 1 है तो क्या c की वैल्यू भी 1 निकल के आएगी, बोलो। अगर c की वैल्यू 1 है तो क्या a की वैल्यू 2 निकल कर आएगी, बोलो। अरे यार देखो ना, b की वैल्यू 1 मानी तो c की वैल्यू भी 1 आ गई, a की वैल्यू 2 मान, a की वैल्यू तो a = क्या 2c है, 2 × c, c की वैल्यू कितनी है 1 है तो a = 2 निकल के आ गया। चलो यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट करता हूँ या यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास में d की वैल्यू निकल के आएगी। देखो इस वैल्यू में पुट की मैंने तो ये बन गया 2 + 2 है ना। भाई a की वैल्यू 2 है ना, 2 × b की वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल टू 2 × d की वैल्यू मुझे नहीं पता, ये ऐसे के ऐसे ही रह गया। तो ये बन गया कितना बेटा 4 = 2d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 2 है ना। मतलब a के प्लेस पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। और इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। और अगर तुम लोगों ने देखा हो उस वाली इक्वेशन के अंदर जो मैंने करवाई थी, उसके अंदर भी हिट एंड ट्रायल से यही मेथड का आंसर, मतलब कुछ इस तरीके से ही क्या आता था बेटा आंसर आता था। बोलो आया नहीं आया समझ में। अब तुम बोलोगे सर आपने ना पागल बनाया है, आप ऐसा करो b की वैल्यू कुछ और मानो या फिर a की वैल्यू को 1 मानो। a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मान लो आप a की वैल्यू को 1 मानते हो है ना, लेट a = 1, आपने क्या माना बेटा a की वैल्यू को 1 माना। मान लो सपोज दैट a की वैल्यू को आपने क्या मान लिया 1 मान लिया, ठीक है। जब a की वैल्यू को आप 1 मान रहे हो, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, c की वैल्यू 1/2 आएगी। देखो ना a = 2c, a के प्लेस पे 1 किया तो c = ½ आ गई। और b की वैल्यू अगर c की वैल्यू ½ है तो b की वैल्यू भी तो ½ होगी। आया नहीं आया समझ में। अगर आपके पास में c की वैल्यू ½ है तो b की वैल्यू भी क्या आएगी, ½ आएगी, ठीक है। अब यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, देखो a की वैल्यू कितनी 1 + 2 × ½ 2 × ½ = 2 × d। देखो ये खत्म हो गया तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया 2 = 2d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 1 आ गई। बोला आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा तो कुछ आंसर आ ही नहीं रहा, रख के देखते हैं ना भाई, रख के देखते हैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये बन गया क्या HNO3, क्या बन गया HNO3 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा ½ है, तो ½ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, ठीक है।
सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया कितना, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। और डी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में, सॉरी सी की वैल्यू मेरे पास में हाफ है बेटा, है ना, हाफ CaNO3 का होल ट्वाइस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में H2O। क्या ये इक्वेशन अच्छी लग रही है, नहीं। अब आप इसको जैसे आप इसको अच्छा करते हो ना, इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको सही बना देते हो ना, वैसे बनाने की कोशिश करो। देखो इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 ऑफ HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये तो 1 ही रहना है ना भाई, इसका एलसीएम लोगे, वैसे एलसीएम नहीं लिया जाता इसको, है ना, अपन बोलते हैं कि किसी चीज को प्रपोर्शन में डिवाइड करना, मतलब जब इसका आप आधा ले रहे हो ना, तो ये इसका पूरा है, मतलब इसके अगर इसकी क्वांटिटी 30 है तो इसकी 15 होगी, अगर इसकी क्वांटिटी 1 ले रहे हो तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 2 होगी, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आ गया, ये भी आप दे रखा है, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, मतलब CaNO3 का होल ट्वाइस हो गया, और ये क्या बन गया, प्लस का 2H2O हो गया, ठीक है। तो ये नीचे वाली संख्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोला नहीं है समझ में भाई, कुछ भी नहीं करना, जैसे आप एलसीएम लेते हो ना, जैसे एलसीएम लेते हो वैसे इसका एलसीएम लेना है। कैसे एलसीएम लिया यार, देखो यहाँ पे कैसे एलसीएम लिया आप लोगों ने, इसका क्या आ गया, 1 आ गया, वैसे एलसीएम बोलते नहीं है इसको, मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये क्या बन गया, 2HNO3 बन गया, नहीं बन गया, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, नहीं बन गया। ऐसे ही इसको देखते हो आप, तो इसका क्या आएगा, वही चीज आएगी, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, और साथ में क्या आ गया, 2H2O आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू को तो खत्म ही कर दोगे ना, ध्यान नहीं क्या, पॉलिनोमियल में भी अपन ने ये चीज की थी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बोला नहीं है समझ में, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को खुद से कुछ इक्वेशन बैलेंसिंग ट्राई करनी है, ठीक है। रफ करने जा रहा हूं बेटा, 1 2 3 4, ओके। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बस आओ तो चैन आ जाए। मान लो सपोज दैट आपके पास में क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में की बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl एसिड। कोई इशू है बेटा, नहीं होना चाहिए, ठीक, बस हो गया काम, है ना। ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको बैलेंस करना है बेटा। इसको कैसे बैलेंस करोगे, बेरियम कितना है बेटा यहाँ पे 1, क्लोरीन कितना है बेटा यहाँ पे, क्लोरीन है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ पे 2, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे भी ऐसे ही लिखता हूँ मैं, बेरियम यहाँ पे भी कितना है बेटा 1, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितना है 1, ठीक है। सल्फर की बात करूँ तो कितना है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करूँ तो टोटल कितना है 4। अरे वाह, ये तो पहले से ही बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ढंग से देखो, देखो बेरियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो आप पहले क्लोरीन को बैलेंस कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ढंग से देखो यार, जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लगाया ना, वैसे ही हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ढंग से देखो, भाई बेरियम पे, सल्फर पे, ऑक्सीजन पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 अपन ने इस पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो बेरियम पे, सल्फर पे और ऑक्सीजन पे, बेरियम पे, सल्फर पे, ऑक्सीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले से बैलेंस है ना, वो अभी भी बैलेंस है। जो पहले से बैलेंस थे, जो पहले से संतुलित थे, वो अभी भी संतुलित है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन तो पहले से ही अनबैलेंस था। अब कितने हो चुके हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी कितने हो चुके हैं 2, तो ये 2 हो गए, तो आंसर आएगा कितना 2। बुलाया नहीं आया समझ में, बोलो बच्चा, है ना। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से करना चाहो तो क्या कर दो, आप इसमें A मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। अब ढंग से देखो, अगर मैं पहले बेरियम की बात करता हूँ तो बेरियम के अंदर वहां पे कितना है A, कितनी क्वांटिटी है वहां पे A, और यहाँ पे कितनी है C, तो A इक्वल टू C। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन यहाँ पे कितने बेटा 2A, है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन कितना है, अभी इसको मत देखो, है ना, कितना है D, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन वहां पे कितने हैं आपके 2B, है ना भाई, B मैंने आगे लगाया ना, तो हाइड्रोजन कितने होगा 2B, और यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने D, ठीक है। अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ तो सल्फर यहाँ पे कितना है B है ना, इक्वल टू, अगर यहाँ सल्फर की बात करता हूँ तो C है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बेटा 4B, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो कितने 4C। बोला है नहीं है समझ में, है ना।
4b और 4c, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ से सीधा सीधा ये चीज तो समझ में आ रही है मेरे को क्या कि b और c आपस में इक्वल है, b और c आपस में क्या है, इक्वल है। और b और c अगर आपस में इक्वल है ना, b और c अगर आपस में इक्वल है और C और A आपस में इक्वल है तो B इक्वल टू सी इक्वल टू ए, इसमें कोई 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 शक वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो B और C आपस में इक्वल, A और C आपस में इक्वल। इसका मतलब क्या भाई, मैंने ये बोला कि मैंने 2 रुपए इसको दिए, 2 रुपए सामने वाले को दिए, तो क्या दोनों को बराबर रुपए दिए क्या मैंने? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने यही बोला कि B इक्वल टू सी है ना और C इक्वल टू ए, तो ये आपस में तीनों बराबर होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। तो बस हो गया काम। अगर मैं A को 1 मानता हूं तो B भी क्या होगा, 1 होगा और C भी क्या होगा, 1 होगा। D की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? 2A इक्वल टू डी है ना बेटा, 2A इक्वल टू क्या है, 2A इक्वल टू मेरे पास में D, 2A इक्वल टू क्या है मेरे पास में, D। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A की वैल्यू 1 रखोगे तो D की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो A के प्लेस पे 1 आया, B के प्लेस पे 1 आया, C के प्लेस पे 1 आया और D के प्लेस पे देखो क्या आ गया, 2 आ गया। मुझे आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बेटा। यह मेथड आपको तभी लगाना है जब आपकी कोई बहुत बहुत ज्यादा इक्वेशन हार्ड हो गई है और हिट एंड ट्रायल मेथड वहां पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी अभी जब मैं कोई होमवर्क दूंगा ना तो होमवर्क में तो आप लोगों को दोनों मेथड अप्लाई करने हैं ना, दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। मान लो सपोज दैट अपन ने क्वेश्चन क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला के देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और सामने वाले ने बोल दिया भाई इसको क्या करो, बैलेंस करो। चलो देखते हैं, देखो कैल्शियम की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है बेटा, 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन देखो 2 तो एयर है और 2 एयर है, टोटल कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2। कार्बन कितने हैं बेटा यहाँ पे, 1। और कोई एटम है क्या, है 2 2 4 5 6 7 8 नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है बेटा, 1। कार्बन कितना है, कार्बन से पहले ऑक्सीजन देख लो पहले, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और कार्बन कितने हैं, 1। ओ तेरी, ये तो पहले से ही बैलेंस है यार, ये तो पहले से ही बैलेंस है, इसके अंदर तो कोई बैलेंसिंग करनी नहीं है। बोलो, अरे करनी है क्या इसके अंदर कुछ बैलेंसिंग? कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो पहले से ही बैलेंस है बेटा। चलो दूसरा देखते हैं अपन, है ना। कोई अच्छा सा क्वेश्चन नहीं है क्या? मान लो अपन 1 मोर क्वेश्चन लेते हैं। जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई AgNO3 के साथ में, तो आपको क्या मिला बेटा, जिंक नाइट्रेट मिला। बोले तो ZnNO3 का होल ट्वाइज मिला और साथ में क्या मिला बेटा आपको, सिल्वर मिला, है ना, Ag मिला। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ पे बेटा जिंक कितना है, यहाँ पे जिंक की क्वांटिटी 1 है, सिल्वर की क्वांटिटी भी कितनी है, 1 है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी 1 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 है। यहाँ देखो जिंक तो बैलेंस है, पहले से ही 1 है। नाइट्रोजन देखो ढंग से, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है। ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 6 है और सिल्वर की क्वांटिटी कितनी है, 1 है। मतलब सिल्वर की क्वांटिटी में तो, सिल्वर की क्वांटिटी और जिंक की क्वांटिटी तो ठीक है भाई, दिक्कत किसमें है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी में और ऑक्सीजन की क्वांटिटी में, ठीक है। तो अब देखो ढंग से, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करने की बजाय ऑक्सीजन को बैलेंस करता तो दिक्कत हो जाती। कैसे दिक्कत हो जाती, अरे यार ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, भाई मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 बन जाए, ऐसा जो है वो थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा मामला। तो पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, नाइट्रोजन को बैलेंस कर देता हूँ। जैसे मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। बोलो चीज आई नहीं है समझ में? जैसे मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये चीज क्या बन गई, जिंक प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय AgNO3, आपको क्या मिल जाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइज प्लस Ag। अब देखो ढंग से, यहाँ पे जिंक अभी भी कितना है, 1 है और यहाँ पे भी 1 है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिल्वर को देखो, सिल्वर कितने हो चुके हैं, 2, है ना। यहाँ पे सिल्वर कितने हो चुके हैं, 2। नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं, नाइट्रोजन 2 हो चुके हैं। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 6। देखो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो चुका है ना। यहाँ पे जिंक कितना हो गया, 1। यहाँ पे Zn की वैल्यू 1, नाइट्रोजन की वैल्यू से पहले सिल्वर की वैल्यू देखते हैं। सिल्वर की वैल्यू 1, नाइट्रोजन की वैल्यू 2, ऑक्सीजन की वैल्यू 6।
देखो सब कुछ बैलेंस है सिल्वर को छोड़ के, और सिल्वर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिल्वर अकेला है। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। भाई यहाँ 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गई कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आई है, बी की वैल्यू 2 आई है, सी की वैल्यू 1 आई है और डी की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में सब लोगों को? बोलो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं देखो बेटा कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए बस यही है, छोटा सा टॉपिक आज मैंने करवाया आप लोगों को, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ बेटा, वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं ना। कहते हैं खुदा ने सजा में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया है, ये तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही। देखो क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4 मिलकर बनाएगा Fe2 आयरन सल्फेट प्लस वाटर, है ना। बैलेंसिंग करनी है बेटा इनकी, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, C3H8 इसकी रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ में, तो आपको क्या मिला बेटा, पानी मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग करवानी है। C5H12 प्लस ऑक्सीजन, आपको क्या मिला, वही पानी मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, इसकी बैलेंसिंग करवानी है आप लोगों को, है ना। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला जिसने कर लिया समझ लो उसको बैलेंसिंग आ गई। कैल्शियम कार्बोनेट इसकी रिएक्शन करवाई फॉस्फोरिक एसिड के साथ में, ये कैल्शियम कार्बोनेट है या फॉस्फोरिक एसिड है। जब इनकी रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, प्लस वाटर मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। ये जिसने कर दिया ना बेटा, ये समझ लो उसको बैलेंसिंग आ गई, ठीक है। अच्छा चलो और देखो, सोडियम की रिएक्शन जब हम पानी के साथ करवाते हैं वाटर के साथ में, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है ना। नेक्स्ट, NaCl की रिएक्शन जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई जाती है तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3। देख लेना, जो पहले से बैलेंस है उसको बैलेंस करने की नीड नहीं है, और जो बैलेंस है नहीं है उसको आप लोगों को बैलेंस करके दिखाना है। और देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो आपको क्या मिला, NaCl सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या मिला, पानी, साथ में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक भाई लोगों, एक क्वेश्चन और है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। C4H10 इसकी रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन के साथ में, तो आपको क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी। थोड़ा सा ध्यान से करना, अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं आता है तो मैंने आपको जो दूसरी टेक्निक बताई है उस टेक्निक से भी इसको करना, ट्राई करना आ जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन, PB3O4 लेड ऑक्साइड, ठीक है, हीट करने पर आपको क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हम रेड लेड बोलते हैं, रेड लेड, ठीक है, रेड लेड बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड, Pb का मतलब होता है लेड, है ना, लेड
ऑक्साइड, कई लोग इसको लीड भी बोलते हैं, ठीक है, लेड होता है या लीड नहीं होता है, ठीक है बेटा। ये आपके पास में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। इन 9 क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। उतार लो, थोड़ी देर साइड में हो रहा हूं मैं, ठीक। 1 2 3 4 ओके, ठीक है बेटा। ये आप लोगों का आज का टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, किस तरीके से बैलेंस करते हैं। 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपकी केमिस्ट्री होती है उसके बेसिक के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके बेटा, ढंग से पढ़ लेना। अगर फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं पढ़ा है तो पहले पहला लेक्चर करना, उसके बाद में सेकंड लेक्चर करना, ठीक है, समझ में आया। और जिसको फॉर्मूले नहीं आते हैं वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, वो वाला लेक्चर देख लेना। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।